Okay, cool. Now your doubt. Yes. Sir, a green plant is carrying out photosynthesis. Yes. So, is it doing the work or Who just went? एक मिनट was it? हाँ, green plant is carrying a photosynthesis. हाँ तो so is it doing the work or no. besides having a displacement? What is the displacement? What is the displacement in the process of photosynthesis? Tell me. Photosynthesis is a chemical process. There is an energy exchange, solar energy to chemical energy, and that energy is stored in the plant in the form of food. There is energy exchange. I completely agree, but where is the physical work? Because for physical work, there you must do displacement. There must be a force. There is no force. फोटोसिंथेसिस को अगर आइसोलेट करके देखेंगे तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस है वो. यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है. वो सिर्फ लीफ की सरफेस पे होता है फॉर ड्यू टू द क्लोरोफिल. एंड देर इज व्हाट इज रिक्वायर्ड? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल. ठीक है, ओनली दैट मच इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो उसमें कहाँ पे वर्क डन होगा? Suppose a waiter standing at a table A, he is going to table B. Pick up that tray. Did you see the last video? Yeah. I discussed this same example. टेबल ए से टेबल बी पे गया और टेबल बी से ट्रे उठा के टेबल ए में आया तो ये वर्क होगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. बट वो क्या उठा रहा है? ट्रे उठा रहा है. कैसे उठा रहा है? सिर्फ हाथ में पकड़ा ना उसने ट्रे, और वो टेबल ए से बी पे गया, बी से ए पे आया, ट्रे इधर ही है. टेबल ही इसे उठाया. हाँ, तो फिर डेफिनेटली हुआ ना वर्क डन. हाँ, तो फिर वर्क डन हुआ यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, एंड बी टू ए भी वर्क डन हुआ, तो वर्क तो डबल हो जाएगा. बट सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तुम ये लोड का डिस्प्लेसमेंट देखो ना. उसने दोनों टाइम पे फोर्स एक्सर्ट किया है, हाँ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में किया है. बट उसके फिजिकल वर्क में क्या इफेक्ट करेगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन? ही हैज स्पेंट एनर्जी ना. अगर वो ए टू बी जाएगा ट्रे को लेके, या कोई चीज को डिस्प्लेस करेगा और वापस बी टू ए को डिस्प्लेस करेगा, वो दैट मीन्स व्हाट? वर्क इज डबल्ड बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो ऐड होते जाएगा. वर्क डायरेक्शन नहीं देखता है. दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, भले ऑपोजिट डायरेक्शन में, वन आफ्टर अनदर हुआ है, लेकिन पहले ए टू बी फिर बी टू है, तो वर्क डन तो हुआ है, डबल हुआ है. ठीक है, और कोई डाउट है तो शुरू करें. एनर्जी. ओके. When a car runs, work is done by the car. इसको समझना है ये कहाँ पे लेके जा रहा है टॉपिक, बिकॉज हमारा टॉपिक का नाम एनर्जी है, और एनर्जी को शुरू करने के लिए हमें पिछले टॉपिक से ही शुरू करना पड़ेगा, दैट इज वर्क डन से. ठीक है, ठीक है. व्हेन अ कार रन्स, वर्क इज डन बाय द कार. दिस वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ फ्यूल. मतलब फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होके वर्क डन करता है. सो फ्यूल क्या करता है? फ्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी. फ्यूल के अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. वो जब बर्न करता है तो ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द कार, एंड देन द कार डज वर्क. सो मतलब वर्क डन हुआ कैसे? ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी. विदाउट एनर्जी कैन वर्क बी पॉसिबल? नो. सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन नहीं हो सकता. So for doing any amount of any kind of work, you require a certain amount of energy. ठीक है, जैसे फ्यूल के पास एनर्जी है तो कार वर्क डन कर रही है.
हमारे पास एनर्जी है तो हम वर्क डन करते हैं। हमारी एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। ठीक है, फूड डाइजेस्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वी आर एबल टू डू वर्क। सो फॉर वर्क टू बी डन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो एनर्जी का डेफिनेशन पे आते हैं, बिकॉज आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ये एनर्जी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट भी लिखना जरूरी है इसमें। मोर द एनर्जी possessed by a body, more is the work it can do. जितनी ज्यादा एनर्जी बॉडी पजेस करेगा उतना ज्यादा वर्क डन वो कर सकेगा। और एक चीज लिखनी है तुम्हें, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो यू डोंट बी सरप्राइज्ड हियर, वर्क एंड एनर्जी ये दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी के बिना वर्क डन नहीं हो सकता। तो अगर वर्क और एनर्जी ये सेम प्रिंसिपल पे चलते हैं तो मतलब दोनों का एसआई यूनिट या दोनों को मेजर करने के लिए भी जो एक यूनिट है वो कॉमन होना चाहिए, जूल। सो एनर्जी इज मेजर्ड इन द एसआई यूनिट जूल। सीजीएस यूनिट of energy is erg, ERJ, just same as work. Work का भी CGS unit erg है. There are some other units of energy. Calorie. What is calorie? Calorie is the amount of energy stored in food. फूड में जो एनर्जी होती है ना उसको कैलोरी में मेजर करते हैं। कैलोरी या फिर किलो कैलोरी, KCAL। KCAL इज किलो कैलोरी। तुम कुछ भी खाना खाते हो उसके अंदर एनर्जी होती है जिसको कैलोरीज में मेजर किया जाता है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि तुम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, यू कैन फाइंड आउट। सो सपोज तुमने एक बिस्किट का पैकेट देखा, उसके पीछे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होता है, उसमें कितना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, शुगर है, कितनी एनर्जी है पर ग्राम या पर 100 ग्राम्स, वो भी लिखा होता है। मतलब अगर तुम वो बिस्किट खाओगे 100 ग्राम्स तो तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी जा रही है, you can actually find that out. So calorie is the other unit. Calorie and kilocalorie एनर्जी का यूनिट है लेकिन वो फूड से रिलेटेड है। यहाँ पे दूसरे यूनिट्स भी दिए हैं। ऊपर वाला सब कुछ लिख लिया तुमने, सब कुछ यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट था ये भी लिखना पड़ेगा तुम्हें। ये नोट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज सेम। This is because these two physical quantities are interconvertible, मतलब एनर्जी से वर्क डन होता है और अगर तुमने किसी बॉडी पे वर्क डन किया तो यू आर स्टोरिंग एनर्जी इनटू इट। जैसे कि ये बॉटल है, ये इसको मैंने यहाँ पे नीचे रखा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको उठा के इस लेवल पे रखता हूँ यहाँ पे, मतलब आई एम डूइंग वर्क ऑन इट, मैंने वर्क डन किया ना, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब मैंने वर्क डन करके एनर्जी स्टोर किया, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर अगर इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, और अगर मैंने इसको पुश किया इधर से तो ये नीचे गिर जाएगा, दैट मींस दैट इज डूइंग वर्क। तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वर्क डन होता है, और अगर वर्क डन होता है तो एनर्जी स्टोर होती है। मतलब ये इंटर कन्वर्टिबल कॉन्सेप्ट है एनर्जी और वर्क, इसलिए दोनों का यूनिट सेम है। So energy can be converted into work and work, yes. So it will do work, means force due to gravity will do work on it.
देयर विल बी सम वर्क. व्हाई? व्हेन आई पुश इट, यहां से मैंने इसको सिर्फ स्लाइड किया, नीचे फेंका नहीं है, सिर्फ स्लाइड किया है, वो अपने आप नीचे गिर रहा है. कौन सा फोर्स उसको नीचे खींच रहा है? Force due to gravity means there is a force. You cannot deny that there is no force. There is a force. And there is a displacement. कहाँ पे हुआ displacement? ऊपर से नीचे. Force into displacement is work. मतलब एनर्जी थी इसलिए उसने वर्क किया नीचे गिर के. So energy can be converted into work and work can be converted into energy. इसलिए दोनों इंटर कन्वर्टेबल है और उनका यूनिट सेम है. और एक चीज लिखी है यहां पे, फोर्स एक्ट्स एज अ मीडिएटर इन दिस कन्वर्जन. मतलब जब एनर्जी वर्क डन करता है तो हमें फोर्स रिटर्न में मिलता है. कैसे रिटर्न में मिलेगा? अगर इसको मैं स्लाइड कर दूं और तुम्हें बोलूं कि वहां पे अपना हाथ रखो, तो ये बॉटल किस पे गिरेगी? तुम्हारे हाथ पे गिरेगी. विल यू एक्सपीरियंस फोर्स और नॉट? मतलब एनर्जी जब रिलीज होती है फोर्स मिलता है हमको. और जब मैं इसको उठा के ऊपर रखता हूं तो फोर्स कहां से आया? मैंने अप्लाई किया, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई. तो एनर्जी स्टोर करने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स, एंड एनर्जी जब रिलीज होती है फोर्स इज अप्लाइड ऑन यू. सो फोर्स इज अ मीडिएटर. एनर्जी और वर्क के कन्वर्जन में फोर्स क्या है? मीडिएटर. टेक्निकल है थोड़ा सा, बट बहुत इजी है. अगर तुम डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से इसको रिलेट करोगे ना, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी. Other units of energy are electron volt, EV. What is this electron volt? Electron volt is a unit of energy which is stored in subatomic particles or atoms, molecules. मतलब atoms और molecules के पास जो energy होती है उसको electron volt में calculate करते हैं. Why electron volt? Why is it necessary? Because joule is very large unit of energy when you are talking about atoms and subatomic particles. जब मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की बातें करता हूँ या एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, दे आर वेरी स्मॉल. So the amount of energy which they are possessing or which are concerning to subatomic particles, it's very small. So joule इतना बड़ा यूनिट उसके लिए enough नहीं है, मतलब बहुत बड़ा है. So electron volt is a smaller unit. कैलोरी मैंने जस्ट बताया फूड सब्सटेंस के लिए. किलोवाट आवर, हैव यू हर्ड अबाउट दिस यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट आवर, you will learn about it in class 10th. K, kilo for K for kilo, W capital W for watt, and R H, KWH. इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट. तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल को स्टडी करो कभी. इलेक्ट्रिक बिल में एक तो अमाउंट होता है विच यू हैव टू पे, एंड यूनिट्स कंजम्पशन लिखा होता है वहां पे. मतलब तुमने कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है, तुमने कितना यूज किया इलेक्ट्रिसिटी, उसको किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है. सो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी भी तो एनर्जी है ना, उसको मेजर करने के लिए किलोवाट आवर का यूज होता है. इसका और जूल का एक रिलेशन है जो हम 10th में पढ़ेंगे. ठीक है. सो किलोवाट आवर किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर एटॉमिक, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल्स. जूल फॉर डे टू डे लाइफ, पुशिंग अ बॉडी, पुलिंग, उसमें जूल यूज होता है. ठीक है. यहां पे रिलेशनशिप दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 जूल. इसका यूज कहीं भी नहीं है, सीधा तुम इसका यूज पढ़ोगे 11th या 12th में. अभी इसका कोई यूज नहीं है. फिर भी अगर लिखना है तो जनरल नॉलेज के लिए लिख सकते हो. 1 कैलोरी इज 4.186 जूल और 4.2 जूल्स अप्रोक्सीमेटली. एंड 1 किलोवाट आवर, ये तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो, डिराइव भी करेंगे इसको, 3.6 टाइम्स 10 टू द पावर 6 जूल. इसका मतलब है 36 लाख जूल्स. 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होते हैं. तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, उसका एक रीजन है, उसको क्यों किलोवाट आवर में वो लोग देते हैं तुम्हें. तुम्हारा लास्ट मंथ का बिल चेक करना घर जाके और मुझे व्हाट्सएप पे बताना कितने यूनिट्स है. ठीक है. मेरा जो बिल था, मैंने कहीं देखा था तो 450 यूनिट्स आया था. फिर वो लोग इसके साथ 5 या 6 रुपीज मल्टीप्लाई करते हैं और उसको उससे बिल बनता है.
ठीक है, ये यूनिट्स क्या है, ये है किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल्स होते हैं, 36 लाख। अब जस्ट इमेजिन तुम इलेक्ट्रिक कंपनी को बोलो कि हमने तो कल ही वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ा, तो एनर्जी का यूनिट तो हमें जूल बताया है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट मंथ से मेरे को जूल में बिल देंगे, किलोवाट आवर मेरे को नहीं समझ में आता, वो 10th में पढ़ूंगा उसके बाद देना किलोवाट आवर, तो वो बोलेगा ठीक है मैं जूल में दूंगा। तो अगर तुम्हारा ये है यूनिट्स कंजम्पशन, वो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा और देगा तुम्हें, और तुम देखते ही बेहोश हो जाओगे। बट वो दैट्स नॉट मनी, दैट्स नॉट रुपीज, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू हैव यूटिलाइज्ड, which is very difficult to count also, because in 36 lakh there are how many zeros, 36 के बाद 5 जीरो आते हैं और उसके साथ 450 और मल्टीप्लाई होगा, तो जस्ट इमेजिन हाउ मच स्पेस इट्स गोइंग टू टेक। विल इट बी इजी टू रीड, टू काउंट, टू कैलकुलेट? नो। इसके लिए ये किलोवाट आवर का यूज करते हैं, इट इज अ मोर कन्वीनियंट, अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, इसके लिए किलोवाट आवर का यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड इट्स अदर यूनिट्स, इट्स कन्वर्जन्स एंड इट्स रिलेशन विथ वर्क। नाउ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच वी यूटिलाइज इन आर डे टू डे लाइफ और वी कम अक्रॉस इन आर डे टू डे लाइफ, एक तो है केमिकल एनर्जी, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ में तुम्हें दे दूंगा, ये इतना मत लिखो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, सिर्फ इसमें समझ लो केमिकल एनर्जी क्या क्या होती है, कहाँ पे स्टोर्ड होती है। सारे फ्यूल्स में केमिकल एनर्जी होती है स्टोर्ड, ये जितने भी फ्यूल्स है ना, दे हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस हीट। हीट क्या है, एनर्जी। सो ये हीट एनर्जी बनती कैसे है, हम गैस को जलाते हैं तो हीट आती है, कैसे आती है हीट, वो जब बर्न होता है ना गैस, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, बट अंदर कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए ना जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो दैट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बिकम्स हीट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी इटसेल्फ उसका ही नेक्स्ट नंबर है, दैट इज अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। एनर्जी possessed by a body due to its temperature is called heat energy. Tell me one thing right now which you know of which possesses heat energy in this room. सबसे पहले तुम्हें खुद का एग्जाम्पल देना चाहिए, योर ओन बॉडी, यू टच इट, इट इज वार्म, यू टच योर हैंड्स, यू डू दिस, यू फील वार्म, तो ये हीट कहां से आ रही है, बॉडी कैसे प्रोड्यूस करता है हीट, the food which you eat, it's got chemical energy in it, that chemical energy is converted into heat energy with the help of digestion. ये हीट एनर्जी सिर्फ बॉडी को वार्म नहीं रखती है, हमारे ऑर्गन्स को वर्क करवाती है, मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो मसल्स वर्क होते हैं, सो यू आर वॉकिंग, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्पेंडिंग एनर्जी, वेयर दैट एनर्जी हैज कम फ्रॉम फूड, सो दैट द बेस इज हीट एनर्जी विच इज इन योर बॉडी। लाइट, कोई भी लाइट के सोर्स को अगर तुम टच करोगे तुम्हें वार्म लगेगा, मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को टच करोगे तुम्हें वार्म लगेगा, हीट एनर्जी। सो देयर इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑलवेज अराउंड यू विच अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बल्ब गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी, कंप्यूटर अप्लायंस चार्जर वार्म हो जाते हैं, हीट एनर्जी। सो हीट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू, बट इट इज ऑल्सो नॉट यूजफुल ऑल द टाइम। मुझे बताओ, ये बल्ब गर्म होता है तो तुम्हें क्या फायदा उससे, तुम्हें तो लाइट चाहिए ना, या तुम्हें उसकी गर्मी भी, रोटियां सेकते हो बल्ब में, ऐसा पापड़ सेकते हो उसमें, कोई फायदा नहीं है। बल्ब की वार्मथ का हमें क्या फायदा हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, मतलब वो क्या है, दैट इज डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, कुछ तो हुआ है। हेलो, गुड इवनिंग ब्रेंड भाई। Oh, yes. Yeah, but I did not see you. You were there initially. You were waiting and I already started the lecture. I cannot hear also. Now you are inside. Okay, okay, okay. Can you all hear me? अभी भी सुनाई दे रहा है ना? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. Okay, great.
तो that is the heat energy produced by light bulbs is dissipated energy. Dissipated मतलब degraded energy, मतलब waste. तो अल्टीमेटली सारी एनर्जी हीट बन के वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम 100% एनर्जी यूज नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट होती ही होती, उसको हम नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक सकते। लाइट एनर्जी, लाइट क्या होता है? लाइट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट एनर्जी कैसे है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो हमें एनर्जी किस फॉर्म में देता है? लाइट एंड हीट। लाइट से क्या होता है? हीट तो वार्मथ हमें फील होती है, लाइट से क्या होता है? तुमने ही बोला था अभी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमें फूड कहां से मिलता? तो मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना। सन से लाइट एनर्जी बन के अर्थ पे आके प्लांट का फोटोसिंथेसिस करके उसमें फूड बना के हम खाते हैं, और हमारी बॉडी में एनर्जी आती है एंड वी कैन सर्वाइव। So our survival has something to do with the energy stored in the food, which comes from plant, which comes from sun, which is in the form of light. So light is a source of energy, hence proved. Electrical energy, of course, electricity is a form of energy. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है, तो ना ये लाइट होती, ना ये फैन चलता, ना ये एसी चलता, ठीक है, ना ये प्रोजेक्टर चलता। then you can hear me, basically you can look in your book, but this ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरनेट से कहाँ से लोग सुन रहे हैं अपने को अपने घर पे बैठ के, वो नहीं हो सकता। so that is definitely a form of energy which is governing all the sources which are available to us in convenient form. हमको लाइट चाहिए, राइट? तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ वो स्विच को ऑन कर देते हैं, लाइट ऑन। इलेक्ट्रिसिटी वो बल्ब के अंदर जाके वो फिलामेंट से होके, फिलामेंट तो है नहीं, ये तो एलईडीज है, बट मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ एलईडी का कैसे वर्किंग क्या होता है, अपने को कोई मतलब नहीं है अभी। एक बल्ब का भी एग्जांपल लेते हैं, तो लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के अंदर जाके फिलामेंट को गर्म करती है, फिलामेंट हीट अप होता है और वो लाइट एमिट करता है। Without electricity, light cannot be created in such an easy manner. Light can be created. Fire से light आता है, candle जला दो, we have light. But that's not enough and that's not even convenient. So this is a convenient way. Electricity makes our life convenient, which is a form of energy. Nuclear energy, which is very new for you. किसने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सुना है? देखते हैं कौन कितना साइंटिफिक है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कुछ सुना है कभी? सर एटॉमिक न्यूक्लियर पावर ब्लास्ट प्लांट सुना है? क्या होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट? Where nuclear energy is produced. Oh, so you mean nuclear weapons? So that is different. That is destruction. न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कहाँ हुआ है? कभी हुआ है हमारे अर्थ पे? सॉरी, परमाणु, यू टॉकिंग अबाउट मूवीज, बॉलीवुड, वो भी बॉलीवुड नहीं। वेपन्स का यूज हुआ है क्या कभी? एग्जैक्टली, हिरोशिमा नागासाकी है। नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग। सो दैट इज वर्ल्ड वॉर 2 है ना, हिरोशिमा नागासाकी, दैट वाज न्यूक्लियर वेपन। यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनर्जी का डिस्ट्रक्टिव यूज हुआ है, बट न्यूक्लियर एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव यूज भी है। कंस्ट्रक्टिव मतलब फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड दैट इज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो एटम की जो न्यूक्लियाई होती है ना, उसको स्प्लिट करके या फिर फ्यूज करके एनर्जी क्रिएट करते हैं। दैट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस which has been developed recently, few hundred years ago, not just in the 20th century. It has been developed fully in the 20th century. ठीक है, तो उससे न्यूक्लियर पावर प्लांट में एटम्स को स्प्लिट करके या फिर फ्यूज करके एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं। हम लोग नहीं यूज करते हैं बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नॉट सो कॉमन। इंडिया में कई कुछ ही जगहों पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नॉट एवरीवेयर। मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनर्जी बिकॉज विदाउट, अच्छा आफ्टर हीट एनर्जी आई कैन से दैट, बिकॉज
Mechanical energy is the energy associated with any moving body or body at rest also. ये बॉटल के पास एक मैकेनिकल एनर्जी है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी मैकेनिकल एनर्जी है वो हम पढ़ने वाले हैं अभी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसको मैं जस्ट थोड़ा सा स्लाइड करूंगा गिर जाएगा, मतलब एनर्जी है अंदर, और उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जब वो बॉटल गिर रही है तब भी उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। बट अब उसका फॉर्म चेंज हो गया, अब वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body when it is moving. Our focus will be only on mechanical energy in this chapter. बाकी सारी एनर्जी ठीक है हमने पढ़ लिया, बट हमारा फोकस मैकेनिकल एनर्जी पे होगा। यू विल स्टडी, यहाँ पे लिखा है क्लास 10th में, यू विल स्टडी सम अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर विंड एनर्जी, ओशन वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, tidal energy, geothermal energy. These are some non-conventional sources of energy. This you will study in class 10th. Non-conventional क्या होता है 10th में बताऊंगा मैं। चैप्टर है, थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वेरी इजी चैप्टर। So let's talk about the first kind of energy, which is kinetic energy. You need to now note down many things. सबसे पहले kinetic energy is the energy possessed by a body because of its motion. Kinetic energy is the energy possessed by a body because of its motion. ठीक है, कोई भी बॉडी जब मोशन में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके ऊपर ये भी लिख लो तुम, मैकेनिकल एनर्जी is of two types, kinetic energy and potential energy. हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हमें दोनों ही एनर्जी पढ़नी है। So kinetic energy is the energy possessed by body because of its motion. The faster a body is moving, the greater is its kinetic energy. If a body is at rest, its kinetic energy is 0. And kinetic energy is a scalar quantity. सब कुछ लिखना है, कुछ भी मिस मत करना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जितना फास्ट बॉडी मूव करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी उसके पास। और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो यहां पे तुम्हें दिख रहा है एक लेपर्ड या फिर एक चीता रन कर रहा है, ठीक है। इसके बाजू में अगर मैं क्या बनाया मैंने, वो भी रन कर रहा है बेचारा, बाजू में रेस लगी है दोनों में। तो क्वेश्चन ये है कि किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? क्यों? एग्जैक्टली तो स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे एक साइड में एक पत्थर है, सॉरी एक पॉटी है, किसी की काऊ की पॉटी हो सकती। व्हाट इज द नहीं नहीं हंसो हंसो, खुल के हंसो यार। व्हाट इज 0 ऑफ काउडंग? यस, साइंटिफिक। काउडंग की काइनेटिक एनर्जी 0 है।
क्योंकि वो रेस्ट पे है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गया है। बहुत दिनों बाद हम एक डेरिवेशन करने वाले फिजिक्स में। फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ फर्स्ट पार्ट में वर्क का फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला था, डेरिवेशन नहीं था। कॉस थीटा वाला एक वेरिएंट देखा था हमने, बट डेरिवेशन नहीं था। यहां पे डेरिवेशन, ठीक है, इसको अच्छे से लिखना। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या क्या लिखना है मैं हाईलाइट करूंगा। लेट अस कंसिडर अ ब्लॉक, ये ब्लॉक की जगह तुम बॉडी भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, बॉडी भी लिख सकते हो, ब्लॉक भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m kept at rest on a horizontal frictionless table। एक बॉडी को हमने, जिसका मास m है, उसको एक हमने हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा हुआ। ये पूरा लिखना है, ठीक है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m be kept at rest on a horizontal table, horizontal frictionless table। दिखा? तुमने लिखा, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सिंक होना चाहिए, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, फिर समझेगा नहीं। तो थोड़ा फास्ट लिखो। A force F is applied in horizontal direction on that body. A force F is applied in horizontal direction on that body. तो कोई बता सकता है मुझे अभी क्या होगा? In the direction of force with ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर मैं बॉडी का ऐसे पुश करूंगा मेरे पास आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ध्यान से, विल इट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और विल इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। इंक्रीज, इंक्रीज, but I'm applying the force. I have not stopped applying the force. So I'm constantly applying force on that body. What will happen? The body will move in the direction of force with increasing velocity. Is the velocity uniform? No. The velocity is increasing. It is changing. So is there acceleration happening? Acceleration होगा कि नहीं होगा? जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन होगा। फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स के बिना हो ही नहीं सकता, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। मतलब जब तक मैं वो बॉडी को पुश करता रहूंगा, फोर्स अप्लाई करता रहूंगा, तब तक वो बॉडी एक्सेलरेट करती रहेगी। बिकॉज विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी देयर, एंड इफ फोर्स इज देयर एक्सेलरेशन हैज टू बी देयर। सो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज ही होती जाएगी, ठीक है। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स the block starts accelerating and the acceleration produced is how much? तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, सेकेंड चैप्टर जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया था F इज इक्वल टू एम इंटू ए, बताया था ये। सो A इज इक्वल टू एफ बाई एम होगा कि नहीं? यही तो लिखा है यहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या कंसिडर किया कि एक बॉडी है या एक ब्लॉक है, ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। उस ब्लॉक को, वो टेबल हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शनलेस है, उस ब्लॉक को मैंने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वैल्यू क्या होगी? F बाई एम। यहां तक कोई डाउट है? क्योंकि आगे टेक्निकल होगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए पूछ रहा हूं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक लिख लो। You can write, on application of force the block starts accelerating and therefore A is equal to F by m. The value of acceleration also you have found. ठीक है। Next, now let the force act
ऑन द बॉडी फॉर टाइम t. अब वो फोर्स सिर्फ t सेकेंड्स के लिए बॉडी पे एक्ट करता है. t seconds can be 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 2 seconds, anything, but t seconds. The force acts on the body for a time t. So can anybody tell me that acceleration will last for how much time? Till time t. जितनी देर के लिए फोर्स एक्ट करेगा उतनी देर के लिए बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और फोर्स को हटा देने के बाद no, it will not stop instantly. It will move with uniform velocity. Why uniform? Because there is no acceleration. See, मैंने फोर्स हटाया है, मैंने बॉडी को रोका नहीं है. मैं बॉडी को पुश कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे. ठीक है, अब मैंने पुश किया और मैंने फोर्स हटा दिया. अब क्या होगा? बॉडी अपने आप आगे जाएगा, बट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज देयर ओनली फॉर टाइम t. ठीक है, सो लेट अ फोर्स act on the body for time t in which the block travels a distance s. तो ये ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया? s. ये जो डिस्टेंस है ना, this is a special distance. This distance is covered under accelerated motion. ये डिस्टेंस accelerated motion में हुआ है. You remember those equations of motions? उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पता है उसका फुल फॉर्म? Equations of uniformly accelerated motion. मतलब ये इक्वेशन सिर्फ उसके लिए है जो बॉडी एक्सेलरेशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यहां पे ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है. कौन से इक्वेशन थे बता सकते हो मुझे? और सेकेंड वन फर्स्ट. करेक्ट. मतलब ये तीनों इक्वेशंस इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, ओके. अब ये बॉडी पे हमने फोर्स एक्सर्ट किया फॉर टाइम t, जिसमें वो s डिस्टेंस कवर करता है और वेलोसिटी v एक्वायर करता है. एक्वायर करता है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v. जब हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे ना, उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v. और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी? क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे था. ठीक है, तो क्या मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो यहां पे लिखा है वो अप्लाई कर सकता हूं? यस. इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी? 0. तो उसको हटा ही दिया है वो लोग ने, देखा है यहां पे. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया. यू एग्री विद दिस और नॉट? तो अगर यहां पे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखा है, a की जगह पे f बाय m लिख सकता हूं कि नहीं मैं? एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, जो हमने पहले ही निकाला था. इफ यू डोंट रिमेंबर, हियर इट इज. राइट? तो उसी लॉजिक से एक्सेलरेशन की जगह f बाय m लिख दिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2f बाय m इंटू s. यू एग्री विद दैट? तो मुझे f का वैल्यू मिल जाएगा. यहां से कैसे मिलेगा? f को मैं इधर ही रखूंगा, बाकी सबको वो साइड लेके जाऊंगा. तो क्या मिलेगा मुझे? ये m v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई विल गेट mv स्क्वायर, और s डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आई विल गेट 2s इन द डिनोमिनेटर. ये किसकी वैल्यू आई? फोर्स की. ठीक है, नाउ वर्क डन ऑन द बॉडी इज गिवन बाय व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये कहां पढ़ा था तुमने? फर्स्ट पार्ट में बताया था ना मैंने, ये वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की वैल्यू है क्या है? mv स्क्वायर बाय 2s. तो mv स्क्वायर बाय 2s इंटू s कर दिया मैंने. s कट हो गया, देखो ये s और ये s कट हो गया, क्या बचा? mv स्क्वायर बाय 2 या फिर हाफ mv स्क्वायर. दिस इज हाउ इट इज डिराइव्ड. ये उसका डेरिवेशन है. ठीक है, सो वी नो दैट, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, वी नो दैट द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. क्योंकि हमने वर्क डन किया, और वर्क डन जब हम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में. तो अब उस बॉडी के पास उतनी एनर्जी होगी. वो एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी. व्हाई? बिकॉज ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, एंड एनर्जी possessed by moving body is known as kinetic energy. So kinetic energy कितनी होगी? Half mv square. So what is the formula for kinetic energy for any body? Half mv square. Now
या तुम लोग को लिखना भी है ये, बट उससे पहले लेट मी जस्ट राइट दिस एंड शो यू. डोंट राइट दिस नाउ. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? m पे, मतलब मास पे. ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे. सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इसका क्या मतलब है? जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा बॉडी. इसका एग्जांपल देता हूं. एक रोड पे एक ट्रक जा रहा है और उसके साथ में, उसके बाजू में सेम स्पीड में एक बाइसिकल जा रही है. किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है? ट्रक. क्यों? ट्रक का मास ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा मास उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, एक रोड पे दो बाइसिकल जा रही है. एक बाइसिकल की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी बाइसिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है. किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है. मतलब काइनेटिक एनर्जी सिर्फ स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, वो मास पे भी डिपेंड करती है. इसलिए उसका फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर. अब अगर मैंने किसी बॉडी का मास डबल कर दिया, 2m कर दिया मास, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 2ke. क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. इसको डबल करूंगा तो ये भी डबल होगा. डायरेक्ट वेरिएशन पता होगा ना, 8th में पढ़ा है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो ये भी इंक्रीज होगा. इसको मैं 2 के मल्टीपल से इंक्रीज करता हूं तो ये भी 2 के मल्टीपल से इंक्रीज होगा. लेकिन अच्छा 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 अच्छा, ठीक है. और एक चीज, अगर मैं मास को हाफ करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी हाफ हो जाएगी. तो मास से काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट होती है. वन मोर थिंग, अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी, नो. इंटू 4. क्यों? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. तो अगर ये 2v हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब यहां पे कौन सा मल्टीपल आएगा? यहां पे 4 आया तो यहां भी 4 आएगा. अगर काइनेट वेलोसिटी को मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स बढ़ेगा? 6. 3 का स्क्वायर 6 होता है. निकालो स्टील की स्केल. हाँ, कितने टाइम्स इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी? ये 9 है. अच्छा, हाँ, सही है. काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ किया तो वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? और सॉरी, वेलोसिटी को मैंने हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी को हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी. अगर वेलोसिटी को मैंने 1/3 किया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? 1/9 हो जाएगी. ये सारे क्रूशियल क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस के फॉर्म में तुम्हें पूछे जाते हैं, बट तभी हम लोग कैलकुलेट करने बैठते हैं. हमको अगर ये डिस्कशन पहले हो गया है तो ये आइडिया होना चाहिए कि ये दोनों में रिलेशनशिप कैसा है. So if you just want to change or identify the kinetic energy, you have to identify the changes in mass as well as velocity. So you can easily tell कि kinetic energy में क्या changes होगा. ऐसे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स है काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस वाले, रेशियो वाले, वो भी हम लोग करेंगे. पहले ये लिख लो. अभी तक तो सब लिखा था ना तुमने, इसके पहले वाला ये पूरा लिख लो.
Just a moment. That girl again is gone, na? Mrinmay. She's not there. लिख लिया इतना? This derivation is extremely important. जितने भी 9th में तुमने derivation किए ना, ये सब these are your base. As soon as you go and step into class 11th, first 2 months में ये सारे derivation करने पड़ेंगे. पहले full first book is based on these derivations. Again you have to do, but with another perspective, calculus के साथ. So ये आगे भी काम आएंगे. डन? ये दो चीजें प्लीज लिख लो. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. और नीचे एक स्टेटमेंट दिया है बहुत अच्छा, वो भी लिख लो. इफ मास इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी गेट्स डबल्ड, but when velocity is doubled, kinetic energy becomes 4 times. जो हमने डिस्कशन किया था उसी पे बेस्ड स्टेटमेंट है. हमने थोड़ा डिटेल में समझा इसको, यहां पे ब्रीफली लिखा हुआ है बट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक नोट दिया है यहां पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है. एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. वर्क डन नेगेटिव होता है क्योंकि वर्क डन फोर्स पे डिपेंड करता है, बट एनर्जी possessed बाय अ बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव. This is because mass can never be negative and square of velocity is always positive. Square of any number is always positive, any real number. तो काइनेटिक एनर्जी के केस में खास करके याद रखना, it is always positive because mass and velocity, square of velocity, are always positive.
Do you remember a quantity from chapter number 2, which is momentum? Rate of change of momentum directly proportional to force applied. Newton's second law of motion बोलो चारुल. अभी बोला मैं. Newton's second law of motion, ma'am. The force exerted on a body is directly proportional to the rate of change of momentum, and it always takes place in the direction of the rate of change of momentum. So ये मोमेंटम एक क्वांटिटी थी जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ी थी. मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमने डिराइव किया है मास और वेलोसिटी का. देखो कैसे किया है. काइनेटिक मास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, नॉट मास एंड वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ mv² बाय m इंटू एम टाइम्स m बाय m, क्योंकि m तो कट जाएगा, तो आई एम नॉट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग एनीथिंग विद इट. तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम mv² इंटू m, that is m²v², which is mv the whole square. If you see the numerator, what is there? mv² and m, that is m² into v², which is mv the whole square. और नीचे क्या है? 2 into m, which is 2m. What is mv? Mass into velocity, which is momentum. तो यहाँ पे p² कर दिया, p² by 2m. Kinetic energy is p² by 2m. Please लिख लो ये relation between kinetic energy and momentum. चलो नेक्स्ट. Numericals. A car is moving with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर. What is the kinetic energy of a boy of mass 40 kg sitting in the car? क्या करेंगे? लेकिन बॉय की स्पीड तो दी नहीं है, तो कार की स्पीड दी है. वेरी गुड. एक मिनट, तुम लोग बहुत जल्दी में हो लगता है.
केजी है ये, एसआई यूनिट। सॉरी, इनटू 18 3 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ इंटू 40 इंटू 15 square. Simplify and get the answer. Correct. It's okay बेटा, होता है। 4500 joules। ऐसा यूनिट जूल है। सो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज नहीं डालनी है, हमें यूनिट्स भी देखना है। ठीक है, सपोज अ हैमर ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रीली ऑन अ वुडन ब्लॉक। हैमर का मास कितना है? ये किस पे गिर रहा है? वुडन ब्लॉक पे गिर रहा है। इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। अच्छा, नाउ इट इज फॉलिंग, इट इज नॉट थ्रोन। जब ये फॉल होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। सो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल हमें पता नहीं है, हमको v ढूंढना है, v में इंटरेस्ट है हमको। v डोंट नो। ठीक है, if it falls from a height of 1 meter, how much kinetic energy will it have just before hitting the wooden block? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी पता है? नहीं पता है, वी ढूंढना है हमें। एस पता है, यू पता है, और क्या पता है हमें? वही नीचे गिर रहा है। हाँ, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना लेते हैं हम लोग? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एस, यू और जी, हमें वी ढूंढना है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। टी तो है नहीं। 2gh। gh लिखूं तो चलेगा ना? ये ग्रेविटेशन में बताया था मैंने, इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म होते हैं। v स्क्वायर नहीं पता है, ये हो गया 0। 2 इंटू 9.8 इंटू 1। सो v स्क्वायर कितना आएगा? 2 इंटू 9.8 कितना होगा? 19.6। बट v कितना होगा? इसकी जरूरत है क्या v ढूंढने की? नहीं। क्यों पता है? क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। हमें वी स्क्वेयर की जरूरत है, वी तो चाहिए नहीं हमको। सो हाफ टाइम्स मास विच इज 1 टाइम्स वी स्क्वेयर विच इज 19.6। इसको डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 9.8। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हैमर के पास? 9.8 जूल व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक्स, जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द वुडन ब्लॉक। सो फर्स्ट चैप्टर के सारे एप्लीकेशन है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन के एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। करूँ नेक्स्ट या कॉपी कर रहे हो? समझो ना, कॉपी क्यों कर रहे हो, इतना छाप क्यों रहे हो? समझो क्या है इसमें, क्या करना है, क्या ढूंढना है, और फिर खुद सॉल्व करो। कनिष्का, घर पे जाने के बाद पूरा रिवाइज करना है जो भी मैंने पढ़ा है। यही नहीं, जो पहले का भी भूल गई हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, लॉज ऑफ मोशन, रोज रिवाइज करो। घर पे एक स्टडी पैटर्न बनाओ, ऐसे रैंडमली काम मत करो, नहीं तो मेरा काम बढ़ेगा यहाँ पे। सही है ना?
A car is moving with uniform velocities of 18 km per hour and then 36 km per hour, 54 km per hour and 72 km per hour. ठीक है? At certain instants of time, calculate the kinetic energy of the car at these velocities and plot a graph between. छोड़ो, ग्राफ वाफ हमको प्लॉट नहीं करना है, ठीक है? What is the nature of the curve? ये भी हमको नहीं पता लगाना है. Given the mass of the car is 1000 kg, हमें हर एक इंस्टेंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है. क्या ठंड लग रही है तुमको? तो बोलो ना मुंह से. मैं क्या तुम्हारे एक्सप्रेशन को गेज करूं क्या? वो भी वहां पे एसी, वहां पे. पहले क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के लिए? वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो इंटू 5/18 करेंगे. इसको क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? 20. सही है. वेलोसिटीज आ गई, कार का मास है. ढूंढ लो काइनेटिक एनर्जी. 4 काइनेटिक एनर्जी आएगी तुमको. 4 काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. फर्स्ट वाला आ गया. कितना? हाफ इंटू m 12,500. ओके कूल. सेकंड वाला एक बात बताऊं, कैलकुलेट मत करो पागलों की तरह. वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? तो इससे 4 टाइम्स कर दो सीधा. 50,000 जूल. अभी कैलकुलेट करके देखो. कौन सा? ये वाला. वो देखेंगे, वो देखेंगे. पहले ये देखो सही है कि नहीं. आएगा ना? ये सही है. ओके. अब देखो, अब वेलोसिटी यहां से ट्रिपल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज होगी. 125 9 सा कितना होता है? श्योर. 1125. श्योर. 125 9 सा चेक कर लेता हूं. कुछ तो गड़बड़ गया है. 22. ओ 2 होता है यहाँ पे. 1125. करेक्ट करेक्ट. 1125. यस. 1125 और न 3 जीरो आएंगे पीछे. 3 नहीं, 2 जीरो. 3 या 2 जीरो. 1,12,500 जूल. और यहां पे क्या हो रहा है? 4 टाइम्स हो रही है एनर्जी. सॉरी, वेलोसिटी 4 टाइम्स हो रही है तो एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी? 16 टाइम्स बढ़ेगी. किससे? इससे 12,500 से. हाफ mv स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हो. कितना? 2 लाख एग्जैक्ट आया. लेट्स चेक. 50,000 फर्स्ट वाला, 12,500, 50,000
1,12,000, 2 लाख, करेक्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज 5B, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ जो मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए। नॉट श्योर, मे बी संडे ऑल्सो, सैटरडे कभी भी हो सकता है। अब तो छुट्टी स्टार्ट होगी ना, क्रिसमस हॉलीडेज, या नहीं हुई अभी तक? तो नहीं आने दो, अपने को क्या करने का है? नहीं करना होमवर्क, बाद में करोगे। एग्जाम कब है? अच्छा ठीक है, आई गिव यू दिस परमिशन ऑफ डूइंग द होमवर्क लेटर। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, अभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी तो टाइम नहीं है। सुनो मेरी बात। नेक्स्ट क्लास देर विल बी अ क्विज ऑन, कौन सा चैप्टर है केमिस्ट्री में आ रहा है तुमको, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट है ना अंदर, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट है ना अंदर, ये सबके साथ होने वाला है। सब लोग रेडी करो वो चैप्टर। तो 26 वाला चैप्टर आ रहा है क्या एग्जाम में? बाद में कर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अभी, ठीक है? तो मेरा होमवर्क एग्जाम के बाद दे दो, कोई टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम के लिए तुम्हें ये दे रहा हूँ, कंपटीशन के लिए नहीं दे रहा हूँ। कंपटीशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एग्जाम है तुम्हारी, तो मैं तुम्हें ये होमवर्क और वो होमवर्क तुम बाद में करो, चलेगा, एग्जाम के बाद कर लो, ठीक है? बट शायद इस वीक में मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा सैटरडे या संडे मॉर्निंग में, तो मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मुझे पूरा प्रिपरेशन चाहिए तुम्हारा। तो वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, जो करना है करो, प्रिपेयर करके आओ। जो लोग लाइव क्लास में, उन लोग के लिए भी बोल रहा हूँ मैं।